ओके, तो आ गए आप सभी बच्चे। बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 14 मार्च। जी हाँ बच्चों, 14 मार्च 2026 को जो आपका होम साइंस का सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा होम साइंस का सैंपल पेपर नंबर 4 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 3 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए होम साइंस सब्जेक्ट के। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियोस के, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ वन शॉट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते थे वो सभी मैंने उसके अंदर कवर करवा दिया है। तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक बच्ची मुझसे कह रही थी कि सर, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर मैंने होम साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है, प्लीज कुछ बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। ठीक है। तो उस बच्ची को भी मैंने इन्हीं वीडियोस का लिंक भेजा है। और आप सभी बच्चों को भी एक बात बोल देता हूँ कि यार देखो, होम साइंस सब्जेक्ट जो है ना आपका 70 नंबर का इसका पेपर आता है। ठीक है। बहुत छोटा सा पेपर होगा और आसान पेपर आएगा। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने अभी लगभग 4-5 सालों से होम साइंस पढ़ाना शुरू किया है। 12वीं क्लास में, जब मैं 12वीं क्लास में था तब मेरे पास होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं था। तो मुझे लगता था कि यार इसमें तो खाना बनाना ही होता है ना? और वाक़ई में होता भी मोस्टली लड़कियों के पास ही है होम साइंस, ख़ैर। लेकिन इसमें अब मुझे पता चलता है कि खाना बनाना नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। लेकिन इतना कहूँगा बच्चों, ज़्यादातर लड़कियों को एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ये सब्जेक्ट लड़कियों के पास होता है कि लड़कियों, ये सब्जेक्ट आसान है। ईज़िली आप यहाँ पर बोर्ड्स में फोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 आउट ऑफ यहाँ पर 70 भी ला सकते हो आप। और अगर आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है ना, और सैंपल पेपर्स की वीडियो अगर आप देख करके जाते हो, तो 70 आउट ऑफ यहाँ पर 60 प्लस ईज़िली स्कोर कर लोगे। आप देख लेना, देखो कल जब आप अपना बोर्ड का पेपर देकर के आओगे ना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना आप। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चों, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, कि आप यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट ही करोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, देखना कई सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ठीक है। तो हमारे पास तैयारी करने के लिए क्या है, मेन जो हमारा बेस है वो सैंपल पेपर है। जैसे ये सैंपल पेपर नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इस एक वीडियो के अंदर ही। 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा, पूरा पेपर ये सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 5वां सैंपल पेपर भी करवाऊंगा, उसको 2 पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। ठीक है। तो उसका वीडियो भी अभी अपलोड कर रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा। पहले इस सैंपल पेपर का वीडियो देख लीजिए। ठीक है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैं 700 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ बच्चों। ठीक है। 700 लाइक्स कंप्लीट करवाइएगा। और याद रखिएगा, ये जो सैंपल पेपर करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये पीवाईक्यू वाला सैंपल पेपर है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर बना करके मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे। इसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आहार विशेषज्ञ द्वारा आपके दादाजी को किस प्रकार के आहार निर्धारित किए जाने चाहिए जो क्रमशः गुर्दे और चबाने की समस्या से पीड़ित है। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो दादाजी के बारे में बता रखा है, इसको समझने से पहले यहाँ पर ये समझिए कि आहार विशेषज्ञ होता क्या है। इंग्लिश में इसे डाइटिशियन बोला जाता है बच्चों। देखिए, एक डाइटिशियन जो होता है उसका काम होता है आपको आहार यानी कि खाना सजेस्ट करना कि भैया आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एग्जाम्पल के लिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे अडानी अंबानी जी, मोदी जी हो गए हमारे। ठीक है। और आपके यहाँ पर शाहरुख खान जी हो गए, सलमान खान जी हो गए, अक्षय कुमार जी हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं, अपने साथ एक डाइटिशियन रखते हैं। ठीक है। अब ये डाइटिशियन करता क्या है कि उनको टाइम टू टाइम ना रिमाइंडर देता रहता है कि सर जी ये खाइए, ये मत खाइए, ये वाला गुलाब जामुन खाइए सर जी, ये अच्छा है आपके डाइट के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ये मत खाइए सर जी, है कि नहीं? तो डाइटिशियन का काम ही यही होता है कि हेल्दी डाइट सजेस्ट करना कि भैया ये खाना है हमें और ये नहीं खाना है कि नहीं? तो यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि जो डाइटिशियन होगा वो दादाजी को कौन सा खाना सजेस्ट करेगा अगर वो गुर्दे और चबाने की समस्या से पीड़ित है तो। ठीक है। तो जो डाइटिशियन होगा बच्चों, वो दादाजी को कम प्रोटीन वाला आहार जो है
और तैयार जो मधु है ये सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो जो आपका क वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द डाइटिशियन टू योर ग्रैंडफादर हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी एंड टोइंग प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लो प्रोटीन डाइट एंड प्रिपेयर्ड सॉफ्ट डाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है। तो पोषण की कमी की वजह से और अधिक खाने की वजह से जो स्थिति पैदा होती है वो होता है अत्यधिक पोषण, इंग्लिश में जिसे आप एक्सेसिव न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ दीज कंडीशंस राइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ओवर जैसे कि ईटिंग। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो भाई लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर करता है, लिटरली 90 प्लस स्कोर करता है या 95% प्लस स्कोर करता है, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपको आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, और इन सभी सब्जेक्ट का आपको 15-15 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हजारों बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी को बढ़िया बना रहे हैं, आप भी जरूर लीजिए। स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके, और अभी अगर आप लेंगे तो 50% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको ये सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि डैश के द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कैन बी इंश्योर थ्रू। तो किसके थ्रू हम लोग फूड की सेफ्टी एंड क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि भैया ये जो फूड है, ये जो खाना है, ये एकदम चंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PFA। हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए, PFA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन करके। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कानून का उल्लंघन करने पर संरक्षण देखभाल में रखे गए दोषी पाए किशोरों को किस प्रकार के घरों में रखा जाता है। ठीक है, जो किशोर लोग होते हैं जो कानूनों का उल्लंघन कर देते हैं तो उनको किस प्रकार के घरों में रखा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है प्रेषण गृह, दूसरा है विशेष गृह, तीसरा है किशोर बाल गृह और चौथा है SOS बाल गांव। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर कमेंट आएगा, ठीक है, तो उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और साथ ही साथ पहले कमेंट करने वाले बच्चे का कमेंट मैं यहाँ पर पिन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इनमें से बच्चों की आंख में विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है। बच्चों की आंखों में जो विकार हो जाता है बच्चों, डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसका एक नॉर्मल कॉज या कॉमन कॉज क्या है इनमें से, तो वो आपको बताना है। तो जो VAD होता है बच्चों, ये यहाँ पर एक सामान्य कारण लिख सकते हैं आप, जिससे कि बच्चों की आंखों में विकार यानी कि डिसऑर्डर देखने को मिलता है बच्चों में। ठीक है, तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आई डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो VAD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं। तो समायोजित किए जाने वाले आहार को कहते हैं बच्चों संशोधित आहार। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो C वाला ऑप्शन है यानी ग वाला विकल्प है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द डाइट
एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट कॉल्ड मॉडिफाइड डाइट, है कि नहीं? जैसे हम लोगों को बुखार-उखार हो जाता है, तो कैसे डॉक्टर हमारा डाइट को मॉडिफाई कर देते हैं। दैनिक जीवन में तो हम लोग खूब मोमोज़, यहाँ पर चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, फिंगर ये सब खूब खाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें बुखार हो जाता है या किसी तरह का डिजीज़ हो जाता है, तो डॉक्टर हमें यहाँ पर सजेस्ट करता है कि भैया ये खाना मत खाना, बाहर का खाना मत खाना, है कि नहीं? चावल मत खाना, इस तरह का खिचड़ी वगैरह खाओ, हल्का खाना खाओ, तो हमारा डाइट को मॉडिफाई किया जाता है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ मैंने आपको बता दिया कि जब डाइट को एडजस्ट किया जाता है ताकि मेडिकल नीड्स को वो मीट कर सके पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो इसे मॉडिफाइड डाइट यानी कि संशोधित आहार कहते हैं बच्चों। ओके, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? तो जो एक तैयार मृदु आहार होता है बच्चों, उसके अंदर कुचले हुए और शोरबा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो शामिल होते हैं बच्चों। तो इस हिसाब से जो आपका ख वाला विकल्प है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ फूड्स आर इंक्लूडेड इन अ प्रिपेयर सॉफ्ट डाइट? तो आपका क्रस्ट एंड ब्रॉदी फूड जो होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सन डैश से महिलाओं ने जीन्स पहनना प्रारंभ की, ठीक है? तो 1900 आपका जो 50 है, यानी 1950s की बात करें तो इस टाइम से ऐसा देखा गया कि महिलाओं ने जीन्स पहनना प्रारंभ किया। हालाँकि इससे पहले भी जीन्स पहना करती थी, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि हाँ, एक्चुअली कोई साल था जिस साल से महिलाओं ने जीन्स पहनना शुरू किया, तो 1950 हम लोग यहाँ पर उसको मान सकते हैं। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वुमेन्स स्टार्टेड वेयरिंग जीन्स फ्रॉम 1950, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर कि छतेरा ग्राम परियोजना 1969 में दिल्ली के एक छोटे से गांव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है? ये एक तरह की परियोजना थी बच्चों, एक तरह का प्रोजेक्ट था जो कि दिल्ली के एक छोटे से गांव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 1969 में, ठीक है? इस परियोजना में कौन सा समाचार पत्र जुड़ा हुआ था? तो इस परियोजना के अंदर जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स जो ये समाचार पत्र है, ये जुड़ा हुआ था बच्चों। तो यहाँ पर ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ द डाइट थेरेपी? तो अगर डाइट थेरेपी की बात करें जिसका यहाँ पर मोटिव नहीं हो सकता है या उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो वो है आपका यहाँ पर पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान। ये आपका डाइट थेरेपी का यहाँ पर मोटिव नहीं हो सकता है, उद्देश्य नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है? तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ द डाइट थेरेपी? तो आपका नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल डिसीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर सीधा-सीधा बोल रहा है कि मिलान कीजिए, चलिए कर देते हैं भैया, क्या दिक्कत है? यहाँ पर पहला है होटल, तो होटल की बात करें तो ये क्या है? ये आपका आवास और भोजन प्रदान करता है। यहाँ पर आप रह सकते हैं होटल में और यहाँ पर आपको खाना भी मिल सकता है। अगला है सुसज्जित शिविर कैंप, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर लंबी पैदल यात्रा के लिए अतिथि प्रदान करना, ये इनका काम होता है बच्चों। नेक्स्ट है आवास या फिर लॉज, तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है किराए पर स्थान प्रदान करना। यहाँ पर आपको किराए पर जगह मिल जाएगा कोई लॉज वगैरह के अंदर और आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। अगला है सैरगाह, जिसे इंग्लिश में रिजॉर्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो रिजॉर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से कि खूबसूरती व सुख सुविधाएँ जो है ये प्रदान करता है रिज़ॉर्ट, जहाँ पर आम तौर पर अमीर-अमीर जो लोग होते हैं ना, वो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं बच्चों, ठीक है? तो इस हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है यानी ख वाला विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं आपको वापस से मिलान करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका पहला है होटल, तो होटल का आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड फूड, यानी कि फर्स्ट का ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड जो है आपका ये कैंप, तो या फर्निश्ड कैंप कह लीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका ये फोर्थ वाला। थर्ड है आपका
एकोमोडेशन या लॉज कह लीजिए, तो ये आपको क्या देता है भैया, ये आपको प्रोवाइड करता है स्पेस रेंट के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में रिज़ॉर्ट, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्यूटी एंड कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करता है बच्चों। इस हिसाब से आप इंग्लिश मीडियम में मिलान कर सकते हैं। और इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा यानी ख वाला विकल्प, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर भी मिलान दे दिया है, तो चलिए यहाँ पर भी मिलान कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मिलान की बात करें तो पहला है मधुमेह की स्थिति में यानी कि डायबिटीज़ की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए भैया कम कार्बोज युक्त आहार यानी खाना लेना चाहिए। तो पहले का आपका चौथा हो जाएगा। अगला है शल्य क्रिया, सर्जरी में क्या करना चाहिए? तो सर्जरी के अंदर बच्चों आपका अधिक प्रोटीन युक्त, मैं प्रोटन बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, प्रोटीन युक्त आहार यानी खाना लेना चाहिए। अगला है उच्च रक्तचाप की स्थिति में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तब क्या करना चाहिए? कम सोडियम युक्त आहार लेना चाहिए जिसके अंदर सोडियम की मात्रा जो हो वो कम हो बच्चों। और नेक्स्ट है हमारा गुर्दा, किडनी खराब हो जाने पर क्या करना चाहिए? कम प्रोटीन युक्त आहार हमें लेना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन जो हो वो कम हो बच्चों, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यानी ये जो पी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ये जो आपका फोर्थ है बोले तो पी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एर्गोनॉमिक्स मानव और मशीन के समायोजन का निर्णय है जिसमें मानव कार्य के इष्टतम पारंपरिक समायोजन को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान के साथ संयुक्त मानव जैविक विज्ञान का अनुप्रयोग शामिल होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें मानव दक्षता और कल्याण के संदर्भ में लाभ मापा जाता है, ठीक है जी। तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर होना चाहिए कार्य प्रभावशालिता में सुधार होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और श्रमिकों के सामाजिक संपर्क में सुधार करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड करके, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन में एक अथवा एक चॉइस दे दी है बच्चों आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कपड़ा उद्योग में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कौशल आवश्यक है यानी कि सॉफ्ट स्किल आवश्यक है। एक व्यक्ति है जो कि कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर शामिल होना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। तो उसके पास कौन से सॉफ्ट स्किल यानी कि सॉफ्ट कौशल होने चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए भैया प्रभावी ढंग से सीखना, ठीक है। उसको अगर अपने इंडस्ट्री का राजा बनना है, गुंडा बनना है देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है, तो उसको प्रभावी ढंग से सीखना पड़ेगा कि भैया कपड़ा उद्योग के अंदर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे कस्टमर को फेस किया जाता है कि नहीं। सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, तभी वो यहाँ पर कपड़ा उद्योग के अंदर अच्छा व्यापारी, अच्छा वो यहाँ पर काम कर सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, ठीक है। तो प्रभावी ढंग से पहले उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से संवाद स्थापित करना आना चाहिए यानी कि एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। देखिए दुनिया में अगर आपको कोई भी काम करना है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल है बच्चों जो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं अपने पास। जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल खराब होती है वो आगे ग्रो जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका सी है फर्स्ट एंड थर्ड ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन कि धूप में सुखाना खाना संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है, ठीक है। यह खाद्य संरक्षण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। देखिए धूप के अंदर सुखा दीजिए, है कि नहीं, इससे क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो एक तरह से प्रिजर्व हो जाएगा। तो यह खाद्य संरक्षण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जल को हटाना, ठीक है, इस सिद्धांत पर यह आधारित है क्योंकि हम धूप में जब सुखाते हैं तो उसके अंदर से जो नमी होता है ना वो पूरा गायब हो जाता है, सूख जाता है, जिससे कि वो चीज़ हमारा प्रिजर्व हो जाता है। जैसे अचार वगैरह होता है बच्चों, तो अचार वगैरह को हम क्या करते हैं, धूप लगाते हैं, है कि नहीं। आपने भी कभी देखा होगा कि आपके मम्मी पापा या फिर दादाजी ने या दादी ने अचार बनाया होगा, तो अचार को अक्सर हम धूप लगाया करते हैं ताकि उसके अंदर का नमी एक तरह से हट जाए, ठीक है,
और वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, बचा हुआ रह सके। ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो ग वाला विकल्प है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज इट बेस्ड। तो आपका रिमूवल ऑफ वाटर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया है, एक पैसेज दे दिया है, इसको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक उत्तर आपको देना है। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से गद्यांश दिया गया है कि हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 24 सितंबर सन 1969 को 1969 को मनाया गया था, जब राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। इस योजना का धैर्य वाक्य है, मैं नहीं आप, जिसके माध्यम से स्वयं सेवक प्रजातांत्रिक ढंग से निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता का समर्थन करता है। तो इस तरह से आपका एक गद्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय युवा नीति वर्ष 2014 में किस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई थी। तो जो आपका नई राष्ट्रीय युवा नीति है वो आपका यहाँ पर युवा कार्यक्रम एवं खेल, ये जो मंत्रालय है इनके द्वारा अपनाई गई थी 2014 के अंदर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। जो युवा लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होती है। तो आजीविका कमाना और विवाह करना। जैसे आप में से बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो अभी एज ग्रुप में होंगे, मैं समझता हूं कि आप 18 साल से लेकर के 21 साल के एज ब्रैकेट के अंदर होंगे। या तो आपकी उम्र 18 साल होगी या 19 साल, 20 साल या लास्ट 21 साल होगी। एक 12th क्लास के बच्चे का यही उम्र होता है। ठीक है? तो जैसे ही आप 12th क्लास क्रॉस करेंगे तो आप किस चीज़ में लग जाएंगे, अपनी आजीविका कमाने में। कि भैया अगर आपको इस एज के बाद पूरा जीवन जो बिताना है, इतना लंबा चौड़ा जीवन बिताना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। ठीक है? अब पैसे कमाने के लिए आपको एक आजीविका, एक कैरियर चुनना पड़ेगा कि भैया मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, ठीक है, आर्मी ऑफिसर बनूँ, आईएएस ऑफिसर बनूँ, आईपीएस बनूँ, बिजनेस करूँ, है कि नहीं? तो आपको अपना आजीविका कमाना पड़ेगा। तो युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और विवाह करना, देखिए भैया विवाह करना भी उतना ही सत्य है जितना एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसका मृत्यु होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से विवाह करना भी एक सत्य है। एक एज के बाद आपको जाकर के विवाह करना पड़ेगा, जब आप आजीविका कमाने लग जाएँगे तो, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ वाला जो विकल्प है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक रील देख रहा था मैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़नी रील था वो इंस्टाग्राम पे। तो उसमें क्या था कि ऐसे ही आया तो एक लड़का बोलता है एक लड़की से कि यार मेरी तो जॉब लग गई, मैं बहुत मेहनत से यहाँ पर पढ़ा लिखा हूँ और बहुत मेहनत से मैंने एक जॉब प्राप्त कर ली है। इस जॉब के अंदर मुझे XYZ इतनी सैलरी मिलने वाली है, मतलब एक अच्छा अमाउंट में उसको सैलरी मिलने वाला था, ठीक है? तो अब तूने क्या किया अपने जीवन में, तू क्या करेगी लाइफ में आगे? मेरी तो जॉब लग गई, अच्छी खासी मैं यहाँ पर सैलरी अब कमाऊँगा अच्छा खासा और अपना ज़िंदगी मस्त गुज़ारूँगा। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तेरे जैसे ही किसी एक लड़के से शादी कर लूँगी, है कि नहीं? पूरा ज़िंदगी मेरा भी ऐसे ही गुज़र जाएगा अच्छा खासा। तो मैंने इस चीज़ से समझा कि यार ये लड़कियों का तो सही होता है यार। लड़का लोग एकदम मेहनत-वेहनत करके और एक अच्छा खासा जॉब ले, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, है कि नहीं? और लड़की लोगों का सिंपल उनसे शादी कर लो और बस। जोक्स अपार्ट, मज़ाक कर रहा था बच्चों, सीरियसली मत लेना, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश देने के लिए सरकार एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे प्रदेश के दौरे पर भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो वो होता है बच्चों राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित देने के लिए, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पर और प्रमोट करने के लिए कि किस तरह से हमारा राष्ट्र एक है, यानी पूरा भारत एक है। इस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जो युवा लोग होते हैं, मान लीजिए कि एक युवा जो है दिल्ली का है, ठीक है? तो दिल्ली के युवा को यहाँ पर यूपी भेजा जाएगा, दिल्ली के युवा को यहाँ पर तमिलनाडु भेजा जाएगा, ठीक है? और उनको पूरा फाइनेंस भी दिया जाएगा कि भैया पैसा-वैसा लो, वहाँ जाओ, है कि नहीं? इससे क्या होगा? इससे हमारा राष्ट्रीय एकता बढ़ता है बच्चों, इस चीज़ को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है? तो ए वाला यानी जो आपका क वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो 18वां क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो अगर गलत कथन की बात करें तो जो आपका ख वाला विकल्प है, यानी कि स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण से
लड़के और लड़कियों में निष्ठा तथा देशभक्ति की भावना को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है बच्चों, ठीक है? अब यही क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से है। पहले आपको पैसेज दे दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका पैसेज है। इसके बेसिस पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय विच मिनिस्ट्री इन द ईयर 2014, ठीक है? तो आपका यहाँ पर यूथ प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ यूथ, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल क्या है यूथ्स का, तो वो आपको बताना है। तो अर्निंग लिवलीहुड एंड टू मैरी, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका जो डी वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि टू गिव डैश द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेंड यूथ लिव इन वन स्टेट टू विजिट अदर स्टेट, ठीक है? तो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, यूनिटी को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है युवाओं को और मेल मिलाप करवाया जाता है। ओके बच्चों, 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो हमसे पूछे जाएंगे और इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत छाँट-छाँट करके ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं बच्चों आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है? तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, ठीक है? कि कई बारी क्या होता है कि लिंग के आधार पर पक्षपात किया जाता है। जैसे जो लड़के होते हैं, खासकर भारत की मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की, यहाँ पर हमारा देश पुरुष प्रधान रहा है, यानी कि लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर लड़कों को क्या बोला जाता है कि अरे तुम तो लड़का है, तुम पढ़ो लिखो हमारा नाम रोशन करो, है कि नहीं? और लड़कियों को ये बोला जाता है तू पढ़ लिख करके क्या करेगी? यहाँ पर पढ़ लिख करके तो तेरे को चूल्हा चौका ही करना है, घर गृहस्थी संभालना है कि नहीं? उन मूर्खों को ये बात नहीं पता है कि भैया लड़कियां भी आज कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं पुरुषों के साथ, और लड़कियां इतना आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो पुरुष भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अगर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दूं अपने ही देश का, तो आप देखेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुल जो हुआ है हमारा चंद्रयान 3, तो उसका यहाँ पर जो क्रेडिट दिया जाता है, एक वुमेन है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको दिया जाता है। अगर वो नहीं होती तो शायद हमारा चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सोचिए, तो लड़कियाँ आज के टाइम पे बहुत आगे निकल रही हैं भाई, और मैं भी इस चीज़ को पर्सनली यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि लड़कियाँ बहुत आगे निकल रही हैं। एक लड़के और लड़की में अगर आप अब देखेंगे आज के टाइम पे, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियाँ टॉप करती हैं भाई। पिछले 5-6 साल, 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए सीबीएसई का, मोस्टली लड़कियाँ ही टॉप करती हैं, है कि नहीं? चाहे वो मेघना जी हो गई या फिर इस तरह से और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने टॉप किया था। तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना लाई गई थी, इसका एक उद्देश्य ये था कि जो पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन हो करना यहाँ पर, यानी कि पक्षपात जो हो रहा है ना कि हाँ भैया इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लड़के को लड़की को आगे मत बढ़ाओ, इस चीज़ को ख़त्म करना और लड़कियों को भी यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ देना, ठीक है? बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। लड़कियों को कई बारी पढ़ाया नहीं जाता है, मैंने आपको बताया कि भैया तू क्या करेगी, चूल्हा चौका करेगी, इस तरह से किया जाता था, है कि नहीं? लेकिन अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहाँ पर लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है और उनकी जो शिक्षा है उसको सुनिश्चित करना, ये आपका इस योजना का उद्देश्य है बच्चों, ठीक है? और लड़कियों के प्रति जो नीच भावना रहती है, नीच भावना से मेरा अभिप्राय यहाँ पर ये है कि उनको पढ़ने ना देना, घर से बाहर ना जाने देना, इस तरह की जो भावना रहती है, ये आज भी भारत के कई गाँवों में देखा जा सकता है, शहरों में ये चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ाने वाले 2 कारण दीजिए। तो मैंने आपको 4 बता रखा है कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इस तरह से लिखेंगे आप कि अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से, जिसके अंदर ज़्यादा नमक होता है, वैसा खाना अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका बीपी बढ़ सकता है बच्चों। अधिक सोडियम अंश वाले संशोधित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके भी आप यहाँ पर अपने बीपी को बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा नमक खाना चाहिए, ठीक है?
पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियों, अनाजों व दालों का कम उपयोग अगर आप करते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? कम शारीरिक गतिविधियाँ और तनाव अगर आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन-वुन्शन लेते हैं दिमाग में, अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं, जियान हैं आप, डॉल्फिन हैं आप, तो इससे क्या होगा? बीपी बढ़ सकता है कि नहीं? तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है तो। ख़ास करके लड़कियों को देखता हूँ और लड़कियों में ना जो हमारी बहनें होती है, ठीक है? उनको देखता हूँ कि भैया उनका ब्लड प्रेशर एकदम में से हाई हो जाता है। कब हाई हो जाता है? एक बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि घर में ना वो पोछा लगा रही हैं, वैसे तो उनका काम करने का मन करता नहीं है यहाँ पर जो बहनें होती हैं लेकिन मान लीजिए कि कभी मम्मी-वम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो घर में पोछा-वोछा लगा रही हैं। पोछा लगा रही हैं, ठीक है? उतने में क्या हुआ कि उसका भाई जो है वो आ गया यहाँ पर, हँसता-खेलता बेचारा आया अपना बाहर से खेल-कूद करके और वो क्या किया उस पोछा लगाए हुए पे चल गया। जब तक वो पोछा लगाया हुआ वहाँ पर ज़मीन सूखा नहीं है, फर्श सूखा नहीं है, उसी पर चलने लग गया वो, ठीक है? तो जो बहनें होती हैं ना वो माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं और ऐसा लगता है कि बस अब त्रिशूल निकालेंगी और बस अपने भाई के पेटवा में घोप देंगी और बोलेंगी कि इस पे चलने के लिए तो अभी बोला था मैंने, हाँ? यहाँ चलने के लिए बोला था, अभी-अभी पोछा लगाया है मैंने। अभी 5 मिनट रुक नहीं सकता है मम्मी ये, है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा बच्चों मैं अपने से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, आई थिंक आप भी रिलेट कर रहे होंगे इससे, ठीक है? तो यहाँ पर जो सिस्टर्स होती हैं, बहनें होती हैं, उनका एकदम में से टेंशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, एकदम हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। चलिए, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि गिव 2 रीज़न्स दैट इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो ज़्यादा अगर आप सॉल्ट वाला खाना खाते हैं तो बढ़ सकता है, हाई सोडियम वाला अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपका बीपी बढ़ सकता है, ठीक है? अगर आप लेस कंज़म्पशन कर रहे हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ग्रेन्स का, पल्स का, रिच इन पोटेशियम जिसके अंदर होता है तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आप लेस फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आपका यहाँ पर बीपी बढ़ सकता है बच्चों, ओके? अब इसी क्वेश्चन में एक अथवा एक चॉइस दे दिया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों को गरीबी कम करने के उपाय बताओ, ठीक है? कि कैसे यहाँ पर जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, उनका गरीबी यानी पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है? तो रोजगार परक योजनाएँ द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी गरीबी को कम कर सकते हैं। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके बाद वो काम करेंगे तो उसके बाद पैसा आएगा, ठीक है? जिससे कि उनकी गरीबी कम होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधार करके यहाँ पर गरीबी को कम किया जा सकता है। अगर लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, तो वो ज़्यादा हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा, है कि नहीं? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोक करके हम लोग गरीबी को कम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी मिलावट को रोक करके भी गरीबी कम किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट होता है, तो इससे क्या होता है मान लीजिए कि 1 किलो अगर आप चावल लेने गए और प्लास्टिक वाला चावल आपको मिल गया 1 किलो, उसमें मान लीजिए कि आपका 700 ग्राम नॉर्मल चावल है और 300 ग्राम का मिलावट है प्लास्टिक, ठीक है? तो पहले तो यहाँ पर सीधा-सीधा 300 ग्राम का घपला हो गया उसका। उसके बाद जब वो व्यक्ति प्लास्टिक वाला चावल खाएगा यानी नकली चावल खाएगा जो कि मार्केट में बिक जाता है आजकल, ठीक है? तो ऐसा बहुत जगह पाया गया है, मैंने वीडियो वगैरह में देखा है। तो इस तरह से अगर वो प्लास्टिक वाला चावल खाएगा तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है कि नहीं? और ये तो केवल मैंने चावल का एग्ज़ाम्पल आपको बताया, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होता है, जैसे दाल में मिलावट देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होता है। तो अगर हम खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकते हैं बच्चों, तो भी गरीबी को कम किया जा सकता है। मिलावट को रोकने से एक तो उनका सीधा-सीधा प्रॉफ़िट हो जाएगा कि जितना वो सामान खरीदेंगे प्योर सामान उनको मिलेगा और अगर अच्छा चीज़ मिलेगा तो उसको खाएँगे वो बना करके, तो इससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है 21वां क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए पुरानी विधियाँ कौन-सी है और वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है वो आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, धूप में सुखाना हो गया जिससे कि हम खाद्य पदार्थों को यहाँ पर प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, ठीक है? नियंत्रित किण्वन करना, नमक लगाकर रखना, अचार बनाना, सेंकना, भूनना, जो सो कि धूमन करना, चूल्हे में पकाना और मसाले का रच्छी के रूप में उपयोग करना, ठीक है? तो ये आपका पुराना तरीका है और
खाद्य परीक्षण की पुरानी विधियाँ आज भी बहुत व्यावहारिक है क्योंकि ये बहुत ही सरल और सस्ती होती है। उदाहरण के लिए नमक लगा कर के हम अचार बना सकते हैं, है कि नहीं? और नमक लगा कर के आप अचार बनाएँगे तो वो अचार सालों-साल चलता है आपका, जब तक आप उसको प्रिज़र्व करके रखते हैं, ठीक है? और धूप में सुखा करके देखिए कई चीज़ों को हम धूप में अगर सुखाते हैं जैसे सूखे मेवे हो गए, किशमिश हो गए, तो उसको हम लंबे समय तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। ऐसे अगर उसको धूप में सुखाएँगे नहीं, तो वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि खाद्य संकट कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं बताइए। तो खाद्य संकट यानी फूड जो क्राइसिस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका भौतिक संकट। अब ये क्या होता है? यह कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्य खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है तथा रोग उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, कीट, बाल आदि, ठीक है? जिससे कि यहाँ पर रोग हो सकता है आपका। तो ये भौतिक संकट हो गया। अगला है रासायनिक संकट। ये क्या होता है? ये कोई रासायनिक या हानिकारक पदार्थ होता है जो खादों के अंदर, यहाँ खातों लिखा है, ये खादों आएगा यानी खाने वाली चीज़ों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या जाने जाते हैं, अनजाने में मतलब जाने-अनजाने में मिला दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशक हो गए, परीक्षक हो गए, खाद्य रंग इत्यादि। ये हम फूड्स में मिला देते हैं जिससे कि ये भी क्या कर सकता है? दिक्कत पैदा कर सकता है। अगला है जैविक संकट। अब ये क्या होता है? इसमें विभिन्न जीवधारी शामिल है जिसमें आपका क्या होता है जिनमें सूक्ष्मजीवी जीव सम्मिलित होते हैं और ये सूक्ष्मजीवी रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर फूड क्राइसिस के बारे में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि फैशन व्यापारी में क्रय एजेंसी की क्या भूमिका है? यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ परचेजिंग एजेंसी इन फैशन बिज़नेस? ठीक है? तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि क्रय एजेंसी, क्रय मतलब खरीदना होता है बच्चों। क्रय एजेंसी वस्तु के क्रय के लिए परामर्शकर्ता का कार्य करती है। एक क्रय एजेंसी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है? तो जो क्रय एजेंसी होता है यानी कि परचेजिंग एजेंसी होता है, वो यहाँ पर वस्तु के क्रय के लिए परामर्शकर्ता का कार्य करता है। ठीक है? एक तरह से एडवाइस देने का कार्य करता है। ठीक है? सलाह देने का काम करता है। और इसका जो आपका उत्तरदायित्व है क्रय एजेंसी का वो इस प्रकार से है, विक्रेता की पहचान करना कि भैया किसको बेचा जाना है, मूल्य का मोल-भाव करना, वस्त्र बनते समय गुणवत्ता की जाँच करना कि जब वस्त्र बन रहा है, आपका कपड़ा बन रहा है, तो उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है कि नहीं? लदान पूर्व आपका गुणवत्ता की जाँच करना, ये सारा काम करना किनका दायित्व होता है? क्रय एजेंसी का बच्चों। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ परचेजिंग एजेंसी इन फैशन बिज़नेस? ठीक है? तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों। बहुत छोटी-सी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, है कि नहीं? इसके लिए कहावत कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए कि छोटा बम बड़ा धमाका, है कि नहीं? छोटा पैकेट बड़ा धमाका वैसा वाला क्वेश्चन है। इस बेसिक चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स को करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि शैली और फैशन में क्या अंतर होता है? इंग्लिश मीडियम में अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन? ठीक है? यानी कि शैली का मतलब होता है स्टाइल और फैशन तो फैशन होता ही है। इसमें अंतर क्या होता है? तो इसको समझिए बच्चों। देखिए, एक जो आपका स्टाइल होता है, वो हर ब्रांड का, हर चीज़ का अलग-अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेनिम की जीन्स खरीदते हैं, ठीक है? या एक लहंगा खरीदते हैं किसी एक्स कंपनी का, तो उसका डिज़ाइन आपका अलग होगा, ठीक है? उसका आपका यहाँ पर स्टाइल अलग होगा, पूरा अलग तरह के स्टाइल का आपको मिल सकता है कि नहीं? और एक वाई नाम का कंपनी है, उसका लहंगा अगर आप लोग खरीदते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको जो ड स्टाइल देखने को मिलेगा, वो अलग देखने को मिलेगा, ठीक है? तो शैली अलग-अलग हो सकती है, इसमें दिखावट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है, ठीक है? लेकिन जो फैशन होता है ना बच्चों, वो बदलता रहता है। जैसे अभी के टाइम पे आपका यहाँ पर अनंत अंबानी जी जो है, आई थिंक मैंने उनका नाम सही लिया, और राधिका मर्चेंट जी का यहाँ पर प्री वेडिंग हुआ था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि भैया ये प्री वेडिंग होता क्या है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस प्री वेडिंग के अंदर उन्होंने ना जो इनकी शादी हो रही थी, ये क्या नाम है, राधिका मर्चेंट जी का, तो वो एक लहंगा पहनी थी जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा तो बता रहा था 290 करोड़ का लहंगा है। मैं देखिए के हिल गया, मैंने 290 करोड़ का लहंगा, भैया कितना अमीर हो यार ये लोग, है कि नहीं? ख़ैर मुद्दे पे आते हैं। तो उन्होंने एक लहंगा पहना था। अब लहंगा क्या है? एक आपका फ़ैशन है, ठीक है? और लहंगे में क्या हो सकता है? आपका बदलाव आ सकता है।
हर टाइम पे अलग-अलग तरह का लहंगा चल सकता है। जैसे अभी उन्होंने वो वाला लहंगा पहन लिया, तो अब उसी चीज़ का यहाँ पर फैशन शुरू हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, वही लहंगे का सेम टू सेम कॉपी निकालेंगे और भारत में जितनी भी शादियाँ होंगी, लोग वही लहंगा खरीदेंगे और उस लहंगों को पहनेंगे, जो यहाँ पर दुल्हन होगी, है कि नहीं? तो वो फैशन बन गया बच्चों। फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है? और स्टाइल की बात करें तो हर एक ब्रांड का, हर एक कपड़े का एक एक यूनिक स्टाइल होता है, एक शैली होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। शैली के बारे में बता रखा है कि परिधान की अथवा उसकी सहायक सामग्री की विशेष दिखावट को इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? ये शैली है। अगला है हमारा यहाँ पर फैशन। ये क्या होता है? एक या अनेक शैलियाँ जो किसी काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलित हो, फैशन कहलाती हैं। फैशन में शैली आती है और चलती जाती है, ठीक है? फैशन के अंदर स्टाइल आता है, नया-नया स्टाइल आता है और यहाँ पर चलता जाता है, बदलता जाता है। जैसे पहले के टाइम पे हम लोग अगर 1990 की बात करें, तो हमारे जब पिताजी का टाइम था, उस टाइम पे वो जो पैंट पहनते थे, वो सिलाया हुआ पैंट पहनते थे, है कि नहीं? दर्जी से सिलाया हुआ पैंट, और उनका पैंट एकदम बिल्कुल झोला जैसा होता था। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो। एक टीचर होने के नाते मेरा धर्म है आपको समझाना, और मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो हमारे पिताजी लोग जो कपड़ा-उपड़ा पहनते थे, आज भी मैं देखता हूँ मेरे पिताजी जो कपड़ा पहनते हैं, तो वो बिल्कुल खुला-खुला कपड़ा पहनते हैं। मतलब दर्जी से सिलाया हुआ पैंट पहनेंगे और पैंट भी बिल्कुल खुला-खुला सा रहता है, ठीक है? और जो हमारी मम्मी लोग हैं, वो लोग साड़ी वगैरह पहनती है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर ये देखने को मिला कि फैशन में परिवर्तन हो गया। अब के जो नए-नए पिताजी बन रहे हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं, वो आप देखेंगे एकदम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। आपका यहाँ पर टी-शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जीन्स हो गया, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है? और बिल्कुल फिट। और जो महिलाएँ होती हैं आज के टाइम की इस जनरेशन की महिलाओं को, माँ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो मोस्टली अभी के जो फैशन में चल रहा है वैसे कपड़े पहनती है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन? तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा एक चॉइस दे दिया है। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, कि सैरगाह यानी जिसको रिज़ॉर्ट आप कहते हैं, इसके पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करती है वो आपको बताना है, ठीक है? तो जो रिज़ॉर्ट्स होते हैं बच्चों, वो कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से रहेगा कि सैरगाह बोले तो रिज़ॉर्ट सुख सुविधा के आकर्षण के लिए जाना जाता है, कि भैया यहाँ पर जाइएगा तो अच्छा खासा फैसिलिटी-वैसिलिटी मिलेगा, है कि नहीं? पूरा आपको सुख सुविधा यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ खेल की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, साथ ही साथ अवकाश के क्रियाकलाप प्रदान किए जाते हैं। हॉलिडे जब होता है लोगों का, तभी लोग यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हॉलिडे में जाकर के अलग-अलग तरह का एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं, क्रियाकलाप यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सकता है। ऐसा लगेगा कि भैया फुल हॉलिडे है, बेशक हाफ हॉलिडे हो, लेकिन लगेगा भैया पूरी छुट्टी है मेरी, है कि नहीं? तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ डज़ अ रिज़ॉर्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट? तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25वां क्वेश्चन क्या है, कि उपभोक्ता शिक्षा का महत्व बताइए, ठीक है? उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है? जो दुकान में जाकर के नॉर्मल सामान खरीदता है, मॉल में जाकर के सामान खरीदता है कि नहीं? अलग-अलग तरह के दुकानों में जाकर के सामान खरीदता है, तो वो कंज्यूमर होता है, चीज़ों को कंज़्यूम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप ₹5 का एक बिस्कुट खरीद करके पार्ले जी का लेके आ गए घर पे, तो आप क्या हुए? कस्टमर हुए, और कस्टमर बोले तो कंज्यूमर हुए आप, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए उपभोक्ता शिक्षा के महत्व के बारे में बताना है, कि आपको इम्पोर्टेंस बताना है कंज्यूमर एजुकेशन का, कि किस तरह से हमें एजुकेटेड रहना चाहिए चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे कि उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे एक प्रचार आता है ना टीवी में, आपने अक्सर टीवी खोला होगा तो वहाँ पर एक प्रचार ज़रूर देखा होगा, ठीक है? जो प्रचार कुछ इस तरह से होता है कि जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं? सरकार की तरफ से वो प्रचार चलाया जाता है, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है? जो ग्राहक है, जो चीज़ खरीदने वाला है, ठीक है? वो जाग जाओ, जागोगे, अपनी चीज़ों को समझोगे कि हाँ, क्या चीज़ आपके लिए है, कौन से नियम आपके लिए है, तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है कि नहीं? आगे देखिए बता रखा है कि उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदने का सही निर्णय लेने में सहायता करता है। अगर आप एजुकेट रहेंगे चीज़ों को लेकर के, कि कौन-सी चीज़ हमें खरीदनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का ही सामान खरीदेंगे। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट जो डब्बा बंद होता है, पैक प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे देखेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू या सारा चीज़ लिखा रहता है। तो आपको ये देखना है हर एक चीज़ खरीदने से पहले कि हाँ, इसके पीछे
सब कुछ सही से मेंशन है कि नहीं है, इसमें शुगर कितना है, इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कितना है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आप एक च्यवनप्राश खरीदने गए, ठीक है? तो च्यवनप्राश जब आप खरीदेंगे तो डाबर का आता है और भी कंपनियों का आता है। तो आप उसके पीछे ज़रूर देखिएगा कि इसके अंदर शुगर कितना मिलाया गया है, ठीक है? और आयुर्वेदिक चीज़ें कितनी मिलाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख कर के खरीदते हैं तो एक अच्छी गुणवत्ता का, एक अच्छी क्वालिटी का सामान आप खरीद सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन सभी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर हमें खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है और कैसे नहीं खरीदनी है कि नहीं? उपभोक्ता को अपने अधिकार व दायित्व की जानकारी देना, इसके लिए भी उपभोक्ता शिक्षा ज़रूरी है। अगर लोगों को हम एजुकेट करेंगे, तो वो अपने अधिकारों को लेकर के यहाँ पर जागरूक होंगे, अपने दायित्वों को लेकर के जागरूक होंगे कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उपभोक्ता सतर्क रहता है तथा अनुचित दबाव और कुचालों वाले विज्ञापनों का शिकार नहीं होता है कि ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, है कि नहीं? जो आजकल विज्ञापन का एक दौर चल गया है ना, एडवर्टाइज़मेंट दबा करके किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर जो कंज़्यूमर है यानी हम लोग हैं, हम लोग एजुकेटेड रहेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो हमें कोई सा भी ऐड दिखा दिया जाए, हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। हम वही चीज़ खरीदेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है बच्चों, है कि नहीं? अगर कोई समस्या आए तो उपभोक्ता उचित कार्रवाई करके यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा पाएगा, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आई, तो हम क्या कर सकते हैं? उचित कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अगर हम एजुकेटेड है तो। इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों। इसी बस वीडियो का बच्चों एक यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।